एक गोला आ जाएगा यहाँ पे जिसको कि हम लोग बोला टीपीटी, एक गोला आ जाएगा यहाँ पे जिसको कि हम लोग बोला टीपीआई, और एक गोला आ जाएगा यहाँ पे जिसको कि हम लोग बोला टीपीसी। दिखा दिखा। तो एक गोला जो तुम्हारे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है उसका अटैचमेंट वहां पे हो गया। दूसरा गोला जो है तुम्हारे ब्लू कलर वाले रीजन को ये कवर किया हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये ब्लू वाले कलर वाले रीजन को इसने ब्लॉक किया हुआ है, तो यही तुम्हारा एक्टिव साइट था। कैल्शियम आएगा इसमें चिपकेगा तो ये सरकेगा, ये सरकेगा तो ये एक्सपोज होगा, ये एक्सपोज होगा तो मायोसिन प्रोटीन इसको अटैच करेगा, मतलब थिक मायोफिलामेंट अटैच करेगा तब जाकर के फिर वो न्यूरल सिस्टम से तुम्हारा क्या बोलते हैं सिग्नल भी आया हुआ रहेगा, और सिग्नल आने की वजह से फिर इसको ये खींचेगा तो फिर तुम्हारा मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? लड़की लोग जितने हो वो लोग जानोगे, वो बेनी बुझते ना ऐसे टाइप बाल में, बस वैसे चिपका लो, ऐसे लपेट आगे बना लो, ठीक है? हाँ वैसे ही है, ठीक है? क्लियर? तो ठीक है, फिर तो आगे कंटिन्यू किया जाए मसल्स एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर को। क्लियर? बेसिकली हम लोग मसल्स को लेकर के हम लोगों ने डिटेल डील किया हुआ था पिछले वाले क्लास में। मैंने तुमको मसल्स का स्ट्रक्चर बताया हुआ था, और वो जो मसल्स हम लोगों ने देखा हुआ था वो तुम्हारा स्केलेटल मसल है। क्लियर? वो तुम्हारा स्केलेटल मसल है जो कि तुम्हारे सिलिंड्रिकल शेप में होने वाला होता है, तो सिलिंड्रिकल शेप में ही हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया था। क्लियर? और साथ ही साथ में मैंने तुमको फाइनल जो मसल्स के सेल्स होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर, उसका भी स्ट्रक्चर देख लिए थे। अंदर में तुम्हारे बहुत सारे मायोफिलामेंट्स जो थे वो उसमें अरेंज थे पैरेलली। क्लियर? वहां पे पैरेलली वो अरेंज होकर के थे वहां पे, और जो मायोफिलामेंट्स वहां पे हम लोगों ने बनाया हुआ था वो तुम्हारे बेसिकली दो टाइप्स के थे। एक था वहां पे थिक मायोफिलामेंट, और एक हो जाएगा वहां से तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट। सारे के साथ देखो, उससे ज्यादा और जो क्या बोलना चाहिए लेबलिंग और स्ट्रक्चर जो आगे में और देखना नहीं है। तो मसल फाइबर का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है उतना तक ही अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखो, ठीक है? मतलब मसल्स का जो सेल रहता है उसके इंफॉर्मेशन बस वहीं तक है। अब हम लोग देखेंगे कि मसल्स बेसिकली तुम्हारा फंक्शन कैसे करने वाला होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, मसल्स तुम्हारा किस टाइप से स्टिमुलस को लेने वाला होता है और वो एक्शन में आने वाला होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोग वन बाय वन देखने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाओ जो तुमको भी बता रहे हैं। सुनो, मसल्स को अगर हम लोग किसी एक माइक्रोस्कोप के अंडर में लेकर के चले, ठीक है, तब के केस में जो एक सेकंड रुको, मैं ओपन ही कर लूं पहले, सुनते हुए चलो। तब के केस में जो मसल्स होता है या जो उसका तुम्हारा क्या बोलते हैं अपीयरेंस होगा, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में तुमको किसी टाइप से एक स्ट्रक्चर नहीं दिखने वाला। ठीक? अगर मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर में ले जाकर के जब उसको चेक करोगे तब के केस में तुमको वहां पे अलग अलग टाइप से बैंड देखने के लिए मिलते हैं। जैसे पहले यहाँ पे लाइट बैंड दिखा, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस टाइप से अल्टरनेट पोजीशंस पे तुमको लाइट डार्क करते हुए स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, किसका बोलोगे तो मसल्स का। और मसल का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये तुम्हारा किसके वजह से आता है ये भी हम लोग अभी स्ट्रक्चर में ही देखेंगे। क्लियर? क्लियर? चलो, तो ये हम लोगों ने मसल का स्ट्रक्चर देखा हुआ था पिछले वाले क्लास में। समझ में आ गया होगा? समझने वाली बात ही क्या है, चार तो गोला गोला ही तो बनाया है। मैंने तुमको 6 नाम याद रखने के लिए बोला था। सबसे बाहर में होल मसल है, उसका जो तुम्हारा क्या होगा कवरिंग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एपिमाइसियम। क्लियर? उसके बाद में तुम्हारा आ जाएगा मसल बंडल, इसी को हम लोग बोलते हैं फेसिकल्स। ध्यान रखना, फेसिकल्स और फेसिया दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। फेसिकल्स बोलने का मतलब ये इनसाइड में जो प्रेजेंट तुम्हारा मसल के पार्ट्स होंगे, और फेसिया बोलने का मतलब यहां से आ जाएगा इन्हीं मसल्स को जोड़ के रखने वाला तुम्हारा पार्ट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये दिख रहा होगा, इसमें बनाया हुआ है ये वाले स्ट्रक्चर में। क्लियर? तो इस टाइप से तुमको यहाँ पे फेसिया देखने के लिए मिलता है। तो फेसिया अलग है, फेसिकल्स अलग है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मसल बंडल या फिर मसल फाइबर, यही है फेसिकल। क्लियर? तो फेसिकल जो रहेगा इसका तुम्हारा जो आउटर कवरिंग रहता है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोल रहे थे भाई इसको, ये हो गया एपिमाइसियम, ये हो जाएगा पेरीमाइसियम। उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है? तो ये आउटर कवरिंग का लेयर का भी नाम तुमको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी इसको डील कर रहे हैं। कहां गया? हाँ, अभी हम लोग इसको डील कर रहे हैं। ये क्या है? ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर मतलब कि मसल का सेल। क्लियर? और इसका जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ था वो था ये। ठीक है? वो ये स्ट्रक्चर था। तो इसको भी अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना, इसके सारे पार्ट्स, क्योंकि ये और आगे में यूज नहीं होगा, पार्ट्स का यूज करना है आगे में, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग को डील नहीं करना, बस यहीं पे खत्म है ये। क्लियर? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान देना,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे एक यहीं पे लिख लो, तो ये होता है स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम, स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कैल्शियम आयन का तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तब के केस में कैल्शियम आयन का वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो जो इंपॉर्टेंस है इसका वो अभी हम लोग आगे के स्ट्रक्चर में देखने वाले होंगे। इतना समझ में आ चुका रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई कि जो मसल्स होता है बेसिकली उसका फंक्शनिंग यूनिट क्या होता है, उसका फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है। तो मसल्स के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। क्लियर, इसको हम लोग बोलेंगे सार्कोमियर, अभी लिखेंगे, ध्यान दो। पहले मैं इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा तुमको आइडिया दे दूं कि बेसिकली सार्कोमियर किसको बोला जाता है, फिर उसका स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट पेज में डिटेल में ड्रॉ करने वाले होंगे। ध्यान देना यहीं पे देखो, बेसिकली ये जो तुम्हारा रेड कलर में हम लोगों ने बनाया हुआ था इसको हम लोग क्या बोले थे, थिन फिलामेंट, लिखे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट। और जो येलो कलर में तुमको मोटा सा फिलामेंट दिख रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट। तो थिन मायोफिलामेंट के बीचों बीच और थिक मायोफिलामेंट के भी बीचों बीच से तुम्हारे मसल्स के फाइबर निकल करके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको फाइब्रस मेम्ब्रेन दिखेगा बिटवीन किसके बीचों बीच, किसके मिडिल पार्ट ऑफ थिक मायोफिलामेंट, ठीक है। और वैसे ही ये जो थिन मायोफिलामेंट है इसके भी मिडिल पार्ट में तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा, उसी टाइप का एक फाइब्रस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, इलास्टिक फाइबर देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा इलास्टिक फाइबर होगा, एक सेकंड मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया इलास्टिक फाइबर, और इसमें भी आ जाएगा ये इलास्टिक फाइबर, इसमें भी होता है मसल फाइबर, लेकिन सॉरी फाइब्रस मेम्ब्रेन, लेकिन उसको अभी यहाँ पे छोड़ो, उसको हम लोग देखेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर में, अभी इसी को दिमाग में बिठाओ। यहां से एक आ गया ये मसल फाइबर, यहां से एक आ गया मसल फाइबर, मतलब थिन मायोफिलामेंट के बीचों बीच से, समझ में आ गया होगा। वैसे इधर भी तुम्हारे थिन मायोफिलामेंट आगे होने वाले होंगे, यहां से ये आगे जा रहा होगा, वेट, और भी थिन मायोफिलामेंट्स उधर होने वाले होंगे, और ये तो भाई तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा, आगे भी जाएगा। तो हम लोग को बस दो थिन मायोफिलामेंट के बीच के रीजन को देखना, वो भी दो, पूरे थिन मायोफिलामेंट नहीं लेने, थिन मायोफिलामेंट के बीचों बीच से जो लाइन पास हुआ है, इसी लाइन के बीच में जो रीजन आया हुआ इतना, इसको हम लोग बोलते हैं वन फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा एक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वन फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, और इसी का मैकेनिज्म हम लोग को देखना है भाई, ये जैसे काम करेगा ये यूनिट भी वैसे ही काम करेगा, इधर के यूनिट भी तुम्हारे वैसे ही काम करेंगे, और पीछे के यूनिट भी तुम्हारे वैसे ही काम करने वाले होंगे यहाँ पे। तो हम लोग को बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट का फंक्शन देखना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो नेक्स्ट आज के लिए हेडिंग लगाओ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। थोड़ा जल्दी लिखने का कोशिश करो, हो सके तो मेरे साथ साथ में जितना लिख पाओगे लिखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नाम का बहुत ज्यादा चीज और बचा है नहीं, जहां पे समझाने लायक चीज होगा मैं वहां पे तुमको रुकवा करके उसको बकायदा समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे लिखना फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ठीक, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। और ये जो तुम्हारा फंक्शनल यूनिट इतना आया है, आजा भाई, ये जो इतना फंक्शनल यूनिट इतना तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। बेसिकली ये जो लाइन आ रहा है इसको हम लोग जेड लाइन बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सार्कोमियर। क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच का, जेड लाइन यहाँ पे ना लिखना, ये कचरा दिखेगा, हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे अभी आगे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा है जेड लाइन, जेड लाइन, ठीक, इसको भी हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। तो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर, और सार्कोमियर तुम्हारा क्या होगा, मसल का फंक्शनल यूनिट होगा, ठीक है। तो मसल फाइबर, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सार्कोमियर, ठीक है। और ये क्या होता है, रीजन बिटवीन टू जेड लाइन, बस अभी लिख लो, टू सक्सेसिव, रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस, ठीक, इसको हम लोग बोल रहे हैं सार्कोमियर। अब मसल्स बेसिकली, सॉरी, ये जो फंक्शनल यूनिट है बेसिकली हम लोग को इसको दो स्ट्रक्चर्स में कवर करना होगा, एक तो रिलैक्स स्टेट में जब तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, और दूसरा
इसी को हम लोग देखेंगे जब तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ रहेगा। समझ में आया? तो पहले हम लोग ये फंक्शनल यूनिट का डिटेल देखेंगे, उसके बाद फिर जो हमारे फिलामेंट्स थे, मायोफिलामेंट्स, एक तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट, एक तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट, ये तुम्हारे कैसे होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म चलता है वो तुम्हारा मैकेनिज्म होता कैसे। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वैसा तुम्हारा देखने के लिए मिलेगा नहीं, बहुत ही इजी है। और एक बार मैंने तुमको इसका कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ था। जैसे मान करके चलो ये है तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट, ठीक है, और ये ऐसे ही होगा। अभी स्ट्रक्चर में देखना, ये जो मेरा तुमको क्या बोलना चाहिए, ये जो गोले में दिख रहा है ना, ये यही ऐसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे थिक मायोफिलामेंट में, और इसी टाइप से वो अरेंज होकर के रहता है। और थिन मायोफिलामेंट इसके ऊपर में ऐसे रहने वाला होगा। तो यहाँ पे ये जो थिक मायोफिलामेंट है, ये जो हेड पार्ट है, ये अटैच होता है तुम्हारे किससे, थिन मायोफिलामेंट से। तो ये अटैच हो गया इस टाइप से, और अटैच होने के बाद ये इसको ऐसे खींचता है, ऐसे खींचता है, दिख रहा होगा। ये जो तुम्हारा फिलामेंट है ये तुम्हारा नहीं सरकेगा, ये तुम्हारा फिक्स है। ये ऐसे करके इसको चिपकाया और इसी को ऐसे खींचेगा, मतलब यही हाथ में तुमको मोशन दिखेगा, सिर्फ थिन फिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट। क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ध्यान से, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, पहले इसको एक एक करके ड्रॉ करेंगे। देखो वेट, हाँ क्या ये थोड़ा सा छोटा होकर के रहे? कोशिश करेंगे कि हम लोग एक ही पेज में दोनों ही डायग्राम्स ले आए, नहीं आएगा तो फिर दूसरा पेज यूज करेंगे, हालांकि दिख तो जाना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक, क्लियर? हाँ लाइन में ड्रॉ करते चलो मेरे साथ साथ, वेट वेट मत करो, जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हुए चलो, जल्दी खत्म हो जाएगा। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक। चलो यही है, इधर के चैप्टर्स में डायग्राम ज्यादा टाइम खींच देता है, अदरवाइज टॉपिक्स बहुत कम है। समझ में आ रहा है? डायग्राम से बस टाइम टेकिंग होता है, बाकी टॉपिक में बहुत ज्यादा इसमें तुम लोग को क्या बोलना चाहिए, ज्यादा एलिमेंट्स देखने के लिए नहीं मिलने वाले। ये इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? अब ध्यान देना, मैंने तुमको अभी अभी पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मसल्स को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में लेकर के स्टडी करना चालू करते हैं तो भाई इसमें तुमको डिफरेंट टाइप के बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से हम लोग एक को बोलेंगे लाइट बैंड, एक को बोलेंगे डार्क बैंड। लाइट डार्क, लाइट डार्क, इस हिसाब से करते हुए वो आगे मतलब कि उसका स्ट्रक्चर तुम्हारा अपीयर होता है अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर है? ठीक है, तो अब ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ये लाइट डार्क करते हुए रीजन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन लेकिन इतना डिटेल, मतलब इतना डिटेल नहीं करेंगे हम लोग, ये तो बीच के लेने वाले हैं। ठीक है, आगे पीछे मैं बस ऐसे ही बता दिया हूं कि वो आगे बढ़ने वाला होता है, आगे ध्यान देना। देखो इसमें से बेसिकली हमारे पास जो लाइट और डार्क बैंड हम लोग बोल रहे थे, दो टाइप के बैंड के नाम से इसको याद रखना है। एक हो जाएगा तुम्हारा आइसोट्रोपिक बैंड, एक हो जाएगा आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर? आइसोट्रोपिक बैंड, और एक होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो ध्यान से समझो यहाँ पे कि आइसोट्रोपिक बैंड कौन सा और एन आइसोट्रोपिक बैंड कौन सा है। तो अच्छा वेट, इसको और थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा, वेट वेट। हाँ अब ये दिखेगा, तो ध्यान से समझो, जिस रीजन में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ
थिन मायोफिलामेंट का पार्ट आ रहा होगा। जैसे यहां पे अगर देखोगे तो सिर्फ इतना पार्ट, ये क्लियर, ये इतना ही पार्ट जो है ये सिर्फ थिन मायोफिलामेंट का है। तो जो रीजन तुम्हारे सिर्फ थिन मायोफिलामेंट को कवर कर रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, या इसको बोलेंगे आई बैंड। क्लियर, आई बैंड, इसी को बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। अच्छा, इसका फुल नाम यहाँ पे नहीं लिखते, फुल फॉर्म हम लोग अलग से पेज में लिखेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा एक आई बैंड। आई बैंड इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। ध्यान देना, आइसोट्रोपिक बैंड सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, थिन मायोफिलामेंट का पार्ट, सिर्फ थिन मायोफिलामेंट का पार्ट। अब आगे दूसरा मैंने क्या बोला, एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक बैंड को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड, ध्यान दो ए बैंड कहां से कहां आ रहा है। अब इस वाले रीजन में ध्यान देना, ये जो पार्ट दिख रहा है तुमको, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसमें थिन मायोफिलामेंट जो है ये ओवरलैप किया हुआ है थिक मायोफिलामेंट के ऊपर। क्लियर, ये छोटे से रीजन में, इतने वाले रीजन में थिन मायोफिलामेंट जो है वो थिक मायोफिलामेंट के ऊपर में ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, और इतने रीजन में सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या दिख रहा है, थिक मायोफिलामेंट दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो ओवरलैप्ड पार्ट है, यहां से लेकर के ओवरलैप पार्ट से लेकर के पूरा दूसरे ओवरलैप पार्ट बीच में तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट अकेले भी आने वाला होगा। समझ में आ गया। तो ओवरलैप्ड रीजन साथ ही साथ में ओनली थिक मायोफिलामेंट का रीजन, ये दोनों को ही हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड, क्लियर, क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है तो अच्छे से समझ लेना ताकि दोबारा और घर में इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। बहुत धीरे निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक आध दो क्लास आगे जाएगा भी तो टाइम है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई बैंड, ये हो जाएगा ए बैंड। आई बैंड और ए बैंड, ये दो बैंड क्लियर हो गया। आई बैंड किसको बोल रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कौन से रीजन आने वाले रहेंगे, थिन मायोफिलामेंट के। और ए बैंड किसको बोल रहे हैं, जिसमें तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट एक तो अकेले जितना रीजन में है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में जिस रीजन में तुम्हारा थिन और थिक मायोफिलामेंट में ओवरलैप हुआ है वो भी तुम्हारा रीजन इसमें कवर हो जाता है। समझ में आ गया ये, क्लियर। अब थोड़ा सा अंदाजा लगा लो ना भाई, ये तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट है तो जाहिर सी बात है जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें से लाइट पास करवाओगे तो लाइट जो रहेगा वो तुम्हारे थिन मायोफिलामेंट को क्रॉस करके निकल जाएगा। तब के केस में ये रीजन तुमको कैसा दिखेगा, लाइट दिखेगा। क्लियर, और ये जो तुमको ओवरलैप्ड पार्ट है या फिर ये जो थिक मायोफिलामेंट का रीजन है, ये दोनों ही पार्ट तुम्हारे लाइट को पास होने नहीं देते हैं, जिसके वजह से इसके वजह से जो इमेज बन करके आएगा या ये जो अपीयरेंस दिखाएगा वो तुमको कैसा दिखेगा, डार्क में दिखने वाला होता है। क्लियर, क्लियर, बस इतना ही बुद्धि लगाना था इसमें। अब ध्यान दो नेक्स्ट, इसमें से जो ये थिन मायोफिलामेंट है, थिन मायोफिलामेंट के बीचों बीच से लाइन आएगा एक। ठीक है, थिन मायोफिलामेंट के बीचों बीच से एक लाइन आता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड लाइन। एक काम करें, इसको ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा जेड लाइन, और इधर भी आ जाएगा ये जेड लाइन। समझ में आया, नाम ही है वैसे याद रखना, फुल फॉर्म नहीं हो इसका, जेड लाइन मतलब जेड लाइन कंप्लीट। ठीक है, आगे देखो, यहां पे एक तुम्हारा और लाइन आता है बीचों बीच, किसके बोलोगे, तो ये थिक मायोफिलामेंट के। ठीक है, एक लाइन और आएगा थिक मायोफिलामेंट के बीचों बीच, ये क्लियर। ये जो थिक मायोफिलामेंट के बीच में लाइन दिख रहा है इसको हम लोग, ये तो तुम्हारा हो गया, ये तो हो गया जेड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग एम लाइन। एम लाइन आया इतना समझ में, ठीक है। दोनों लाइन को याद रखना है, एक तो हो जाएगा तुम्हारा जेड लाइन। जेड लाइन किसमें मिलता है, एकदम बीचों बीच आएगा तुम्हारे किसके, थिन मायोफिलामेंट के। उसके बाद एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से, एक यहां से आ जाएगा तुम्हारा जेड लाइन। जेड लाइन आ जाएगा थिन मायोफिलामेंट के एकदम बीचों बीच से, एम लाइन थिक मायोफिलामेंट के बीचों बीच से, जेड लाइन थिन मायोफिलामेंट के बीचों बीच से। क्लियर, जो थिन मायोफिलामेंट का सिर्फ रीजन है इसको बोल रहे हैं हम लोग आई बैंड। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। और जो तुम्हारे ओवरलैप्ड पार्ट हो गया और साथ ही साथ में थिक फिलामेंट का खाली रीजन हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए बैंड। ए बैंड बोलने का मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। समझ में आया ये, क्लियर। हाँ, ड्रॉ हो गया। चलो, तो अब इसके बाद हम लोगों को इसमें से अलग अलग रीजन्स देखने हैं। अलग अलग रीजन देखने का मतलब क्या होता है, ध्यान देना।
जिस रीजन में ये तुम्हारा ओवरलैप हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े से के चक्कर में बैंड का नाम इधर उधर लिख डालोगे, तो इसीलिए मैं एकदम धीरे धीरे निकाल रहा हूं, सारे बैंड तुमको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो यहां पे ये जो ओवरलैप्ड रीजन दिख रहा है, ये सिर्फ ओवरलैप्ड रीजन, ये क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं ओ बैंड। ओ बैंड, ओ बैंड क्या हो जाएगा, सिर्फ ओवरलैप्ड रीजन, जहां पे कि तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा होगा। क्लियर क्लियर। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको थिक मायोफिलामेंट का ही रीजन दिख रहा होगा। समझ में आया? तो थिक मायोफिलामेंट का ये जो रीजन तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एच जोन। एच जोन, इसको बोलेंगे एच जोन, ठीक है, हैंसेंस जोन बोलते हैं इसको हम लोग, डिटेल में मतलब फुल फॉर्म को अलग से लिखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहां से क्या क्या हम लोगों ने लिख लिया, एक तो आई बैंड देख लिया, आई बैंड किसको बोल रहे हैं, जिसमें कि तुम्हारा थिक मायो सॉरी थिन मायोफिलामेंट का ही सिर्फ पार्ट आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद फिर ए बैंड किसको बोल रहे हैं, ए बैंड बोल रहे हैं हम लोग एक तो ओवरलैप्ड पार्ट, और साथ ही साथ में तुम्हारा क्या आता है यहां से एच जोन, मतलब ये ओ बैंड भी आएगा, ठीक है, एच जोन भी आएगा, और साथ ही साथ में इधर का ओ बैंड भी आएगा। तो ओ बैंड प्लस एच जोन प्लस ओ बैंड, ये तुम्हारा क्या बनाता है, ए बैंड। क्लियर, ये लिख लेते हैं यहां पे, ए बैंड क्या बना रहा है यहां पे, ओ बैंड प्लस एच जोन प्लस ओ बैंड, ठीक। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है तुम्हारा ए बैंड। ए बैंड बोलने का मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक बैंड ही जो रहेगा ये तुम्हारा अंडर माइक्रोस्कोप डार्क दिखता है, और आई बैंड जो है ये तुम्हारा अंडर माइक्रोस्कोप लाइट दिखता है। तो इस टाइप से लाइट डार्क, और आगे भी तो है ना ये मसल का पार्ट, तो लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क करते हुए ये तुमको माइक्रोस्कोप में अपीयर होता है, जो कि तुम्हारे बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? बुक में भी तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है। ये लेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है, चलो क्लियरली विजिबल, बनाओ बनाओ ये डायग्राम बनाओ जल्दी पहले, बस इतना ही है। फिर इसको थोड़ा सा सॉरी, इसके जितने भी तुम्हारे नाम लिखे हुए इसको फुल फॉर्म में आगे में लिखें। और ये तुम्हारा रिलैक्स कंडीशन में मसल है, ठीक है। चाहो तो इसको नहीं लिख सकते हो, मतलब इसको हटा सकते हो यहां से। चलो उतने से ही काम चल जाएगा। तो ये तुम्हारा रिलैक्स कंडीशन में ये तुम्हारा क्या है, मसल है। रिलैक्स कंडीशन, क्लियर क्लियर। अब नोट करके एक चीज यहां पे चिपकाना है हमको, शॉर्ट में लिख लो, थिक फिलामेंट्स आर फिक्स्ड, थिक मायोफिलामेंट्स आर फिक्स्ड, थिन मायोफिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक मायोफिलामेंट, ओनली thin myofilaments slide over thick myofilaments। क्लियर क्लियर। तो ये एक नोट करके लिख लेना, मैंने तुमको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया फिर कि थिक मायोफिलामेंट जो रहते हैं वो अपने पोजीशन पे ऐसे ही रहने वाले रहेंगे, ना वो आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, वो अपनी जगह पे रहने वाले होते हैं। समझ में आ गया? और यहाँ पे ये जो थिन मायोफिलामेंट्स रहते हैं यही तुम्हारा आगे पीछे सरकने वाले होंगे। जैसे मान करके चलो ये दोनों जेड लाइन को पकड़ करके मैं इसको सरका दिया, ऐसे पास ले आया, तो पास ले आएंगे तो जाहिर सी बात है भाई तुम्हारा मसल्स के जो टिश्यूज है, सॉरी मसल्स के जो पार्ट है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, मसल सेल्स के जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है, पास आएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये जो जेड लाइन जो दिख रहा है तुमको, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कम हो जाता है। समझ में आ गया? दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में यही कम होता है। अभी लिखेंगे एक एक करके डिटेल में, पहले ये डायग्राम बनाओ तो जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, फिर एक एक करके नेक्स्ट पेज में डिटेलिंग करते हैं। जल्दी लिखो जल्दी, सारे लाइंस सारे बैंड्स एज इट इज लिखो। ये ओ बैंड है ना, ओ बैंड, ओ बैंड बोलने का मतलब ओवरलैपिंग बैंड, क्लियर, ओवरलैपिंग बैंड, जहां पे तुम्हारा ये थिन मायोफिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट ओवरलैप किए हुए हैं,
क्लियर, चलो जल्दी डन। एक काम करते हैं, इसके सारे डिटेल्स मैं यहीं पे लिख देता हूं, और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन वाला इमेज रहेगा उसको मैं ये बाजू में बना दूंगा छोटा सा, ठीक है, काम चल जाएगा उतने में। तो ठीक है, इसको मैं नोट को हटाए यहां से, और जितने भी बैंड्स हैं इसका डिटेलिंग यहीं पे चिपकाओ। चलो, तो अब एक एक करके जितना भी डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सबको लिखो। सबसे पहले नंबर पे एक एक करके उठाओ, आई बैंड। आई बैंड किसको बोल रहे हैं? रीजन 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 ऑफ ओनली थिन मायोफिलामेंट, ठीक है। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। फुल फॉर्म भी लिख लेना, आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड के बीचों बीच से तुम्हारा कौन सा लाइन आ रहा है? जेड लाइन। तो नेक्स्ट लिखा है यहां पे जेड लाइन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा इलास्टिक फाइबर बिटवीन सॉरी एट द मिडिल ऑफ थिन मायोफिलामेंट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स in the middle of thin myofilament, ठीक, इन द मिडिल ऑफ थिन मायोफिलामेंट। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए बैंड। ए बैंड क्या हो जाएगा यहां से? थर्ड। अच्छा, ए बैंड को पहले ना लिखो, पहले हम लोग लिखते हैं ओ बैंड और एच जोन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर ए बैंड को लिख करके ये डिटेल लिख लेंगे वहां पे, ठीक है। तो थर्ड थर्ड नंबर पे यहां से क्या आ जाएगा? ये ओ बैंड। इसको हम लोग बोल रहे हैं ओवरलैपिंग बैंड। ओवरलैपिंग बैंड, तो ओवरलैप किनके किनके बीच में हो रहा है? थिक और थिन मायोफिलामेंट्स में ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप बिटवीन या ओवरलैप रीजन ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। ओवरलैप्ड रीजन ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। भाई विजिबिलिटी क्लियर है? हाँ, ठीक दिख रहा है। तो यहां से ये हो जाएंगे तुम्हारे, क्या क्या लिख लिए? ओ बैंड तक चले गए। ओ बैंड के बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर हम लोग देखें एच जोन। इसको हम लोग बोलते हैं हैंसेंस जोन, ठीक। तो ये कौन सा रीजन है? ये सिर्फ और सिर्फ थिक मायोफिलामेंट का रीजन है, याद रखना। थिक मायोफिलामेंट को एच जोन, थिन मायोफिलामेंट को क्या बोल रहे हैं? आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर क्लियर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? हैंसेंस जोन। ये क्या होता है? रीजन ऑफ ओनली थिक मायोफिलामेंट। रीजन ऑफ ओनली थिक मायोफिलामेंट। क्लियर, एच जोन हो गया। एम लाइन, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का, और यहाँ पे क्या बनाएंगे? ये बोर्ड छोटा ही है भाई, मतलब ही नहीं है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हम लोग को आगे में ही बनाना है, मतलब नेक्स्ट पेज में बनाएंगे उसको, अब जगह ही नहीं है और क्या करें इसमें। चलो पहले लिखने का तो काम निपटाओ। ये हो गया एच जोन। एच जोन जो रहता है बेसिकली, ये तो तुम्हारा बीच में आ गया। इसके बाद क्या बचा? और हाँ, एम लाइन।
फोर्थ, फिफ्थ, एम लाइन। क्लियर? ये होता है तुम्हारा फाइब्रस मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन एट द मिडिल ऑफ थिक मायोफिलामेंट। एट द मिडिल ऑफ थिक मायोफिलामेंट। क्लियर? एच जोन हो गया, एम जोन हो गया। अब एक बचा हुआ है तुम्हारा ए बैंड आखिरी, तो 6 नंबर पे यहां पे लिख लेना ए बैंड। ए बैंड इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर? एन आइसोट्रोपिक बैंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है किसका किसका? ओ बैंड, एच जोन और ओ बैंड का। ओ प्लस एच प्लस ओ यहां पे लिख सकते हो। समझ में आ गया? ध्यान देना, एक चीज यहां पे समझने वाली बात है। अगर हम लोग एक सार्कोमियर लेते हैं तो इधर का आधा, ये दिख रहा है ना तुमको, थिन मायोफिलामेंट मतलब आई बैंड। तो आई बैंड ये जो बीच में से लाइन आया हुआ है, हम लोगों ने सार्कोमियर किसको बोला था? दो जेड लाइन के बीच के रीजन को बोला था। अब यहां पे अगर बात करोगे तो आई बैंड पूरा का पूरा एक सार्कोमियर में नहीं आता। एक थिन मायोफिलामेंट का आधा पार्ट मतलब I/2, आइसोट्रोपिक रीजन का I/2 पार्ट जो है ये तुमको एक एक सार्कोमियर में देखने के लिए मिलता है। इस वाले थिन फिलामेंट का ये आधा पार्ट तुम्हारा इस वाले सार्कोमियर में आया हुआ है, और इधर वाले थिन मायोफिलामेंट का ये आधा पार्ट जो है वो इस वाले पार्ट में आया हुआ है, मतलब इस वाले सार्कोमियर में दिख रहा है। बाकी इस थिन फिलामेंट का आधा जो आई बैंड है, आधा आई बैंड जो है वो तुमको दूसरे वाले सार्कोमियर में दिखेगा, और वैसे ही इसका ये जो आधा आई बैंड है वो तुमको पिछले वाले सार्कोमियर में दिखेगा। इसका मतलब यह है कि एक सार्कोमियर एक थिन फिलामेंट का आधा आई बैंड को कंटेन करता है। समझ में आ गया? तो ये वाले रीजन में कितना आ रहा है? ये I/2। क्लियर? और इधर कितना आएगा? ये I/2। सेम वैसे इधर भी, ये भी तुम्हारा क्या है? I/2 है, और ये भी कितना हो जाएगा? I/2 हो जाएगा। तो बुक में ये तुमको I/2 भी देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। यही है तुम्हारा क्या हो जाएगा? आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर? क्लियर? बस भाई इतना ही है मसल का एक यूनिट, फंक्शनल यूनिट। अब कुछ करना है नहीं। जब भी स्टिमुलस आता है, ध्यान से समझो, जब भी स्टिमुलस आता है तो होगा ज्यादा कुछ नहीं। ये जो तुमको दिख रहा है ये बैंड, ठीक है, एक काम करे बेट, ये बैंड जैसे दिखा, ये बैंड सरक करके आ जाएगा इधर अंदर की तरफ, ये सरक करके आ गया अंदर की तरफ। सेम वैसे ये बैंड जो है ये भी सरक करके चले जाएगा अंदर की तरफ। तो ध्यान दो, ये तो ये एम लाइन के बीच में, ये एम लाइन में कुछ इंपैक्ट आया क्या? इसको तो मैंने टच भी नहीं किया हुआ है। एक तो इसको सरका करके पीछे लाएंगे और इसको सरका करके आगे लेकर के जाएंगे। तो ध्यान से देखो, जेड लाइन पहले यहां पे था, तो जेड लाइन सरक करके आ गया है यहाँ पे, इसका जेड लाइन यहाँ पे है। जब इसको इधर आगे सरकाया जाएगा तो ये सरक करके आ जाएगा यहाँ पे। तो जब भी तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब के केस में, तब के केस में दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है यही रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? यही क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिड्यूस हो जाता है। चलो इतने को लिखो, फिर नेक्स्ट वाले पेज में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि मैकेनिज्म उसका कौन सा होने वाला होगा। डन, गुड। अब देखो यहीं पे बनाए कि अगले वाले पेज में बना देते हैं भाई, कहाँ इसको मिटाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर इसको फिर सेव करेंगे अभी, ठीक है, अच्छा नहीं लगने वाला। तो इसको नेक्स्ट पेज में ही ड्रॉ करो सीधा, यहाँ पे जाते ताम झाम ना करो। मैंने वहां पे स्टेरिंग मतलब इसके बकायदा उसको स्ट्रेट लाइन ले लेकर, उतना ताम झाम नहीं, शॉर्ट में निपटाओ फटाफट। एक आ जाएगा तुम्हारा ये थिक मायोफिलामेंट, ठीक है, ये हो जाएगा थिक मायोफिलामेंट। उसके बीच बीच में आ जाएंगे यहाँ से थिन मायोफिलामेंट।
ये कॉन्ट्रैक्शन के केस का है। यहां पे बीच में क्या था, यहां से आया था ये एम लाइन, सॉरी जेड लाइन, यहां से क्या आया हुआ था, ये जेड लाइन। क्लियर, ध्यान देना, एच जोन जो है ये अब रिड्यूस हो गया है। आ रहा समझ में, ध्यान दो। देखो ये एच जोन पहले इतना था, जब ये थिन मायोफिलामेंट सरकेंगे तो एच जोन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एच जोन रिड्यूस हो जाता है। और अगर हाई कॉन्ट्रैक्शन के केस में, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अगर मसल का किए हुए रहेंगे, तब के केस में ये एच जोन जो है ये डिसअपियर हो जाता है, ये दिखेगा ही नहीं भाई, ये पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाएंगे। ये जो भी तुमको यहाँ पे थिन मायोफिलामेंट दिख रहा है, ये पूरे कवर कर लेंगे किसको, थिक मायोफिलामेंट को। तब के केस में पूरा जो जोन रहता है ये तुम्हारा ओवरलैप जोन हो जाता है, और तब के केस में एच जोन डिसअपियर हो जाता है। दिख रहा होगा यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, कब, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो बीचों बीच से यहां से आएगा ये एम लाइन। ठीक, इसको पास ले आए हैं भाई, और थोड़ा सा पास ले आते हैं, वेट। हाँ, तो ये और थोड़ा सा पास आ गया। ठीक है, बस ऐसा ही डायग्राम अपने कॉपी में कोने काने में या नीचे में कहीं पे भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में। कॉन्ट्रैक्टेड मसल मसल ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड के केस में तुम्हारा क्या क्या चीजें यहाँ पे हुआ वो भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जेड लाइंस जो रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। क्लियर, जेड लाइंस कम क्लोजर। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एच जोन रिड्यूस्ड। इसमें नोट करके लिख लेना, एच जोन डिसअपियर in case of high muscle contraction. इन केस ऑफ हाई मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है तब के केस में एच जोन जो रहेगा ये तुम्हारा भाई तुमको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एच जोन हम लोग किसको बोल रहे हैं, जो एक खाली पार्ट दिख रहा है तुम्हारा थिक मायोफिलामेंट का, खाली पार्ट सिर्फ थिक मायोफिलामेंट का दिख रहा है। अगर हम लोगों ने मसल को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तब के केस में ये जो है जेड लाइन है और पास पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे कि ये तुम्हारा जो थिन मायोफिलामेंट है कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा किसके ऊपर में, थिक मायोफिलामेंट के ऊपर में। तब के केस में तुमको एच जोन दिखेगा ही नहीं। एच जोन बोलने का मतलब सिर्फ थिक मायोफिलामेंट का रीजन। क्लियर, सिर्फ थिक मायोफिलामेंट का रीजन। आ गया होगा ये समझ में, क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या हो गया, जेड लाइन कम क्लोजर, एच जोन रिड्यूस्ड, और थर्ड नेक्स्ट लेंथ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस। सार्कोमियर पहले फैल के था, अब वो कम हो गया है। ठीक है, तो सार्कोमियर का भी यहाँ पे क्या होता है, लेंथ रिड्यूस हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे चिपकाना है, चिपकाओ इसको, जल्दी चिपकाओ। फिर इतने में से हम लोगों ने देख लिया भाई वो मतलब ऊपर ऊपर से कि मसल तुम्हारा कैसा किस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, पूछ लेते हैं, वेट। इसमें तुम्हारा जब इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तब के केस में ऐसा कौन सा पार्ट है या कौन सा बैंड है जो अनचेंज्ड होने वाला होगा, मतलब जो चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और सोचो।
ऐसा कौन सा तुमको यहाँ पे बैंड दिख रहा है, जितने भी आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, ओ बैंड हो गया, जेड बैंड हो गया, जितने भी बैंड हम लोगों ने देखा हुआ है, क्लियर क्लियर, मतलब जेड बैंड नहीं भाई, एच एच जोन मतलब एच बैंड उसको मान करके चलो। तो जितने भी बैंड हम लोगों ने यहाँ पे देखे हुए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा बैंड है जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद भी चेंज नहीं होने वाला, उस बैंड का साइज उतने का उतना ही रहने वाला होगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अच्छा, तुम्हारे भरोसे में छोड़ेंगे, फिर इसको और खींच दोगे। लिखो ए बैंड, ए बैंड जो रहता है वो तुम्हारा चेंज नहीं होता। एनआइसोट्रोपिक बैंड जो है तुम्हारा चेंज नहीं, क्योंकि एनआइसोट्रोपिक बैंड जो है तुम्हारे तीन रीजन को कवर, दो रीजन को कवर कर रहा है, एक तो ओवरलैप रीजन को भी और साथ ही साथ में तुम्हारे एच जोन को भी। तो भाई ओवरलैप रीजन जो है, जो एच जोन था, एच जोन में ही अब ओवरलैपिंग जो है ये इंक्रीज हुआ है, बाकी ओवरलैप रीजन जो है वो तो तुम्हारा उतने का उतना ही रहने वाला होगा। आ रहा बात समझ में? ऐसे यहां पे समझो, जैसे ये अभी ओवरलैप रीजन अभी इतना दिख रहा है, तुम सिर्फ इतना, यही है ओवरलैप रीजन। जब ये सरक करके और आगे आ जाएगा तो ये ओवरलैप रीजन बढ़ जाएगा, बस क्लियर। बाकी ये जो ए बैंड है, ए बैंड तुमको कहां पे दिख रहा है? ये थिक मायोफिलामेंट के नीचे में जितना पोर्शन दिख रहा है तुमको, ठीक है, थिक मायोफिलामेंट का जितना पार्ट है ये पूरा का पूरा तुम्हारा ए बैंड होता है। और ये थिक मायोफिलामेंट तो ये तो अपनी जगह सरकेगा नहीं, ना ये उधर जाएगा, ना इधर आएगा, ना रिड्यूस होगा, ना एक्सटेंड करने वाला होता है, ये तो इतना ही रहेगा। बस डिफरेंस इतना है कि अभी ए बैंड में से आधा पार्ट एच जोन का है और इतना पार्ट तुम्हारा ओवरलैपिंग जोन का है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तब के केस में ए बैंड का ही ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये तुम्हारा आई बैंड जो रहेगा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, और साथ ही साथ में आई बैंड इंक्रीज कर जाएगा, और साथ ही साथ में ये जो एच जोन है ये तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? तो ए बैंड, एनआइसोट्रोपिक बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। मसल रिलैक्स की कंडीशन में जितना जितना होने वाला होगा उतना ही तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन में भी होगा। आया ये समझ में? क्लियर? तो नोट करके इसको भी चिपकाओ आगे में। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्शन में हुआ क्या है, यहां पे आई बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड, ए बैंड सॉरी, ए बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? ए बैंड चेंज नहीं होगा, ए बैंड तुम्हारा अभी भी इतना ही है। अब अगर मैं इसको खिसका भी दूंगा तो भी ए बैंड तुमको इतना ही दिखेगा, दिख रहा होगा ना भाई ये। अगर इसको सरका देंगे इस साइड में थोड़ा थोड़ा, तब भी ए बैंड का जो रीजन है वो इतना ही होगा। ए बैंड बोलने का मतलब पूरे थिक मायोफिलामेंट के नीचे का रीजन। समझ में आ रहा है? तो थिक मायोफिलामेंट का कुछ पार्ट अकेले होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एच जोन, और कुछ पार्ट ओवरलैप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओ बैंड, ओ बैंड। क्लियर? क्लियर? समझ में आया क्या? बस इतना ही है। ये बैंड्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को किसी भी पॉइंट में नहीं समझ में आया हुआ रहे तो उसको पहले अभी जस्ट तुरंत पूछ लो, तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर? और क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी करो जल्दी, फिर हम लोग मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने वाले हैं फिर। और कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है उसको पूछो, क्योंकि डाउट लेकर के चलोगे आगे में फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा। मैकेनिज्म देखने वाले हैं बेसिकली हम लोग, तो मैकेनिज्म हालांकि बहुत ज्यादा हैवी लेवल का है नहीं, वैसे भी वो इजी ही है, समझ में आ ही जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओ बैंड किसको बोला जा रहा है, आई बैंड किसको बोला जा रहा है, ए बैंड किसको बोला जा रहा है, एच जोन किसको बोला जा रहा है, एम लाइन किसको बोलते हैं, और जेड लाइन किसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ये थिक और थिन मायोफिलामेंट्स को एक एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और खतरनाक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे नहीं दिखते वो। ठीक, बनाएंगे उसको। अच्छा, क्लियर? क्लियर, गुड, वेरी गुड। क्लियर है तो छापो छापो, जल्दी छापो। क्लियर है तो जल्दी छापो, आगे कंटिन्यू करना है फिर। डन, गुड। तो अब हम लोग देखेंगे मायोफिलामेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, थिक और थिन मायोफिलामेंट्स लिए हुए हैं। क्लियर? बस वही मैं बोल रहा था, ध्यान दो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहीं पे आगे मैं ही तुमको बता देते हैं। ये थिक मायोफिलामेंट है, तो थिक मायोफिलामेंट ये ले लिए, ये हाथ ये जो मेरा दिख रहा है तुमको ये हो जाएगा थिक मायोफिलामेंट, और ऊपर में जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है वो है थिन मायोफिलामेंट, तो थिन मायोफिलामेंट ऐसे ले लिए।
तो बेसिकली वहां पे तुमको अटैच करने वाला पार्ट नहीं दिखाया गया है, ठीक है, उसको हम लोग आगे के स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। तो ये जो थिक मायोफिलामेंट है बेसिकली ये तुम्हारा ऐसे करके अटैच होगा, इस टाइप से अटैच हो गया किससे, थिन मायोफिलामेंट से, और थिन मायोफिलामेंट वैसे पकड़ खींचेगा, इस टाइप से ऐसे पकड़ खींचेगा, क्लियर। तो थिक मायोफिलामेंट अपने ही पोजीशन पे है, लेकिन इसका हेड देखो, ये जो हेड दिख रहा है ना, हेड वाला पार्ट, ये मूवमेंट कर रहा है, ये ऐसे इससे चिपका और ये ऐसे पीछे आया, तो ये जब हेड पीछे आता है तो इसको खींचता है, बाकी ये थिक फिलामेंट जो है ये अपने ही जगह पे टिका हुआ रहने वाला है, ये नहीं खींचेगा, क्लियर। इसके हेड में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो हेड के मूवमेंट की वजह से थिन मायोफिलामेंट इसके ऊपर में स्लाइड करेगा, इसीलिए हम लोगों ने वहां पे लिखा हुआ था कि थिक मायोफिलामेंट अपने जगह पे फिक्स होता है और थिन मायोफिलामेंट जो रहेगा ये स्लाइड्स ओवर थिक मायोफिलामेंट, क्लियर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। क्लियर। मायोफिलामेंट्स बेसिकली हम लोगों ने दो टाइप से देख रहा है, देखे हैं, एक देख रहे हैं हम लोग यहाँ से थिन मायोफिलामेंट, ठीक उधर लिखेंगे क्योंकि उसका हम लोग को क्या बोलते हैं डायग्राम अगले में देखना, ठीक है। थिन मायोफिलामेंट एक हो जाएगा और एक आ जाएगा थिक मायोफिलामेंट, क्लियर, क्लियर। तो थिन मायोफिलामेंट जो रहता है बेसिकली हम लोग इसको एक्टिन बोल देते हैं, लेकिन ये एक चीज नहीं, ये बहुत सारे सॉरी तीन तुम्हारे प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ रहता है। कौन कौन से प्रोटीन, थिन मायोफिलामेंट किससे किससे मिलकर के बनेगा बोलने से, एक हो जाएगा एक्टिन, ऐसे नहीं, तो बेसिकली ये तुम्हारे तीन पार्ट से मिलकर के बनता है, एक हो जाएगा एक्टिन, क्लियर, एक हो जाएगा यहां से ट्रोपोमाइसिन मायोसिन, क्लियर, और एक आ जाएगा यहां से ट्रोपोनिन, क्लियर, ठीक है। और थिक मायोफिलामेंट जो रहता है तुम्हारा किसका बना हुआ रहता है बोलोगे, तो ये बना हुआ रहेगा तुम्हारा मायोसिन प्रोटीन का, क्लियर, क्लियर। तो यहां से बेसिकली तुम्हारे तीन सॉरी दो जो फिलामेंट्स हैं, दो जो मायोफिलामेंट्स हैं वो सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होते, वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, क्लियर। इससे बना हुआ रहेगा तुम्हारा थिन मायोफिलामेंट, और थिक मायोफिलामेंट जो है ये तुम्हारे मायोसिन प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है, क्लियर, क्लियर। चलो अब इसके बारे में एक एक करके डिटेलिंग लिखना चालू करते हैं, ध्यान देना। एक्टिन प्रोटीन जो रहता है बेसिकली इसके दो टाइप्स होंगे, एक हम लोग देख रहे हैं यहां से ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक, इसको पॉलीमराइज करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन। तो ग्लोब्यूलर एक्टिन जो रहता है ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा फिलामेंटस एक्टिन में, ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन में, इसको हम लोग बोलते हैं जी एक्टिन, और इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन, क्लियर। एक को बोलेंगे हम लोग जी एक्टिन जो कि तुम्हारा ग्लोब्यूलर एक्टिन होगा, और एक हो जाएगा उसी के पॉलीमराइजेशन से, मतलब उसका पॉलीमर उसको चेन बनाएंगे पूरा, क्लियर। तो जब उसका चेन बनाएंगे तो यहां तुम्हारा कौन सा आ जाता है, एफ एक्टिन, एफ एक्टिन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, क्लियर, क्लियर। अब पहले इनका स्ट्रक्चर देखो, फिर हम लोग ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। ये
कि गोला जो दिख रहा है यही है तुम्हारा क्या, जी एक्टिन, मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन। और नीचे के साइड में मैंने यहाँ पे एक रीजन बनाया हुआ है, रीजन। क्लियर, ये वो रीजन है जहां पे कि तुम्हारा ये थिन मायोफिलामेंट हो गया, ये हो गया थिक मायोफिलामेंट। तो थिक मायोफिलामेंट कहीं ना कहीं आकर अटैच हो रहा है ना भाई इसमें से, तो ये एक्टिन है। थिन मायोफिलामेंट मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिन हो जाएगा। ठीक है, तो थिक मायोफिलामेंट जिस जगह पे अटैच होता है एक्टिन के, यही वो साइट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। इसको क्या बोला जाएगा, एक्टिव साइट। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलेंगे। आ गया होगा ये समझ में, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जब इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तब के केस में तुम्हारा ये एफ एक्टिन कैसे बनता है। बनाते चलो, अब गोले गोले हैं तो बनाना ही पड़ेगा भाई, बनाओ। ठीक, एक एक ये लाइन ले लिए और इसी के साथ में लपेटाया रहेगा एक और। हाँ ऐसे ही बनाओ, दिख रहा है क्या, तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। चलो जैसे भी दिख रहा है ऐसे ही लपेटाया रहेगा। अब यहाँ पे तो ये गोला आ ही नहीं रहा है भाई, क्या करे, तो इसका थिकनेस बहुत कम है। ठीक, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे ही गोला गोला बनाओ, एक के ऊपर में एक बना लो। क्लियर है, एक के ऊपर में एक बना लो, ऐसे लपेट देना। वो अच्छा, लड़की लोग जितने हो वो लोग जानोगे, वो बेनी गूंथते हैं ना ऐसे इस टाइप से बाल में, बस वैसे चिपका लो, ऐसे लपेट लपेट करके आगे बना लो उसको। ठीक है, हाँ वैसे ही है ये। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, अरे और आगे में डिटेल डायग्राम देखेंगे, एक डायग्राम और बनाएंगे तीनों को साट के, अभी बताऊंगा, वेट करो। तो ये समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया। अब ध्यान देना, तो ये तो हो गया तुम्हारा एफ एक्टिन। अब इसी एफ एक्टिन में तुमको देखने के लिए मिलेगा एक स्ट्राइप जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एक लाइन जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इसमें एक आ गया ये, और एक आ जाएगा ये, इसमें से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा येलो कलर, वेट, येलो कलर नहीं दिख रहा है ठीक तरीके से, वेट वेट। ये दिख रहा है, हाँ ये क्लियर दिख रहा है। तो इस टाइप से स्ट्राइप टाइप का इसमें एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोपोमायोसिन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोपोमायोसिन। क्लियर है, क्लियर है। तो इसी में से तुमको दिख जाएगा ट्रोपोमायोसिन। कोई डाउट, इसी को मैं यहाँ पे एरो बना देता हूं। ठीक है, चलो एक काम करो, तो पहले इतने को बनाओ, फिर हम लोग ट्रोपोनिन के देखेंगे। ट्रोपोनिन का क्या है, बेसिकली तुम्हारे 3 अलग अलग डॉट्स बनाने हैं वहां। क्लियर, तो उसका थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे, पहले इतने को बनाओ, दो जल्दी, दो जल्दी खत्म करो। हाँ एक चीज और याद रखे रहना ना, यहाँ पे ये पॉलीमराइज करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम आयन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन जो है रहता है, ये तुम्हारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो तुम्हारा कैल्शियम आयन तो करेगा ही करेगा, बिना कैल्शियम आयन का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। क्लियर, और साथ ही साथ में जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन दिख रहा है, यहां से तुमको अगर एफ एक्टिन बनाना है, ग्लोबुलर एक्टिन से एफ एक्टिन अगर बनाना है, तब केस में उसको पॉलीमराइज करवाना पड़ेगा, और पॉलीमराइजेशन के टाइम पे मैग्नीशियम प्लस आयन का ही यूज किया जाएगा। क्लियर, तो वहां पे मैग्नीशियम प्लस आयन का यूज होता है, तो इसी वजह से मैग्नीशियम आयन भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। आ गया ये समझ में,
अच्छा तो हाँ, बोलना कुछ नहीं है, ये जो है ये तुम्हारा बस एक स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में मतलब तुम्हारे बुक में इसके बारे में डिटेल दिया भी नहीं है, मतलब एक्टिन प्रोटीन के बारे में बस ग्लोबुलर प्रोटीन और ये तुम्हारा फिलामेंटस प्रोटीन इतना लिखा हुआ है। और ट्रोपोमायोसिन जो है ये तुम्हारा एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है अराउंड कहां पे, जो तुम्हारा एफ एक्टिन होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो अब बैंड लाइक स्ट्रक्चर अराउंड एफ एक्टिन, बस ठीक है। तो यहां से यही ये एफ एफ एक्टिन ध्यान देना, वो जो व्हाइट कलर के गोले गोले बनाए हैं वही है एफ एक्टिन, और उसके ऊपर में जो स्ट्राइप मैंने दो बनाया हुआ है, वो जो दो स्ट्राइप्स बनाए हैं वो है तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन। याद रखना, एक ही डायग्राम में मैंने दोनों को दिखाया, अभी एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग सबको साथ में साट के लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो गुड। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला। देखो ट्रोपोनिन जो रहता है बेसिकली ये भी तुम्हारा प्रोटीन ही है, और ये तुम्हारे तीन पार्ट्स में रहता है। कैसे तीन पार्ट्स में रहता है ध्यान देना, एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, अच्छा रुको, एक ये और एक ये ट्राइमेरिक की कंडीशन में रहता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्राइमेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइमेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन। लिख लो, प्रोपोनिन जो रहता है ये क्या हो जाएगा? ट्राइमेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन। ट्राइमेरिक रेगुलेटरी प्रोटीन। क्लियर? अब इनके नाम सुन लो क्या क्या है। एक हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम लोग बोलेंगे टीपीटी। क्लियर? इसको हम लोग बोल रहे हैं टीपीआई। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे टीपीसी। टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी। क्लियर है? क्लियर है? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझो, इसका अटैचमेंट बेसिकली इस वाले स्ट्रक्चर में कैसे होता है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही समझाएंगे तो तुमको समझ में आएगा नहीं। क्लियर है? तो एक बकायदा स्ट्रक्चर बनाकर इसको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बिना, इसको समझे बिना मसल का कोई सा भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट काम करने वाला होता है, मेन काम इसी का है। आज यहीं तक का देख लेंगे भले ही, और जो तुम्हारा मायोसिन प्रोटीन है ना, इसका स्ट्रक्चर कल देखेंगे। क्लियर? तो आज इसको पहले डिटेल में पहले खत्म करो, ये खत्म होगा तब छोड़ेंगे। अच्छा पहले इनका फंक्शन में यहीं पे लिखवा देता हूँ, ये क्या क्या होंगे, क्या काम करने वाले होते हैं, फिर इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखो तो टीपीटी जो लिखा हुआ है बेसिकली ये पार्ट, ऐसे लिखो, पार्ट दैट अटैच्ड, ये तुम्हारे ट्रोपोमायोसिन जो दिख रहा है ना यहाँ पे बैंड, ये जो स्ट्राइप दिख रहा है, इसी बैंड में ये पार्ट अटैच होने वाला होगा। क्लियर? तो ये पार्ट दैट अटैच टू ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? क्लियर? अच्छा ये ट्रोपो है ना, ट्रोपोमायोसिन को, पार्ट्स दैट अटैच्ड टू ट्रोपोमायोसिन, इसको हम लोग बोल रहे हैं टीपीटी। टीपीटी। क्लियर? ये तुम्हारा इनहिबिटरी पार्ट है, इनहिबिटरी पार्ट। क्लियर? तो ये क्या होता है, ये इट मास्क, मास्क मतलब ढक करके रखेगा, किसको? एफ एक्टिन को। क्लियर? एफ एक्टिन के वो पार्ट, जैसे अटैचमेंट के लिए मैंने बताया था, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्टिन, ये हो जाएगा तुम्हारा मायोसिन। क्लियर? तो मायोसिन इस वाले पार्ट में अटैच होगा, तो ये जो तुम्हारा बाइंडिंग पार्ट दिख रहा है, बाइंडिंग साइड जो दिख रहा है, ये जो एक्टिव साइड दिख रहा है, इस एक्टिव साइड को कवर करने का काम करता है तुम्हारा टीपीआई। ये ग्लोबुलर प्रोटीन, भाई ये गोले गोले जो लिए मैं, इसमें भी तो तुम्हारे ये साइड प्रेजेंट होंगे ना, तो वो जो साइड तुम्हारा होगा उस साइड को ढकने का काम करेगा तुम्हारा टीपीआई। टीपीआई, इसीलिए इट मास्क, इट मास्क क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट ऑफ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन। क्लियर? टीपीसी, सी यहां पे रिप्रेजेंट, जैसे ये यहां पे टीपीटी, टी किसको रिप्रेजेंट किया था, आखिरी का टी ट्रोपोमायोसिन को, उसी के लिए मान लो भाई उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन हो बाकी।
अभी के लिए उतना ही दिमाग बिठाओ। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इनहिबिशन। इनहिबिशन बोलने का मतलब जो कि तुम्हारे एक्टिव साइट में अटैचमेंट को इनहिबिट करने वाला होता है। नेक्स्ट टीपीसी, यहाँ पे सी जो है तुम्हारे कैल्शियम को डिनोट करने वाला होता है। तो कैल्शियम जब यहाँ पे आकर के बाइंड होगा इसके साथ में, तो ये जो तुम ये एक गेट टाइप से होता है, गेट टाइप से, ठीक है। और ये गेट इस टाइप से सरक जाएगा, सरक जाएगा, ठीक है। जब सरकेगा तब के केस में जो तुम्हारा एक्टिव साइट पहले मास्क था, मतलब पहले कवर्ड था, वो तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा। क्लियर। और जैसे ही ये एक्सपोज होगा फिर मायोसिन प्रोटीन जो है इसको अटैच करेगा यहाँ पे और इसको फिर खींचेगा, इसको खींचेगा। क्लियर, क्लियर। आगे देखो टीपीसी, ये क्या हो जाएगा? प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम आयन। प्रोवाइड्स ना लिखो, ये बाइंडिंग साइट ही लिखो, बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम आयन। कैल्शियम आएगा, इसमें चिपकेगा, तो ये सरकेगा, ये सरकेगा तो ये एक्सपोज होगा, ये एक्सपोज होगा तो मायोसिन प्रोटीन इसको अटैच करेगा, मतलब थिक मायोफिलामेंट अटैच करेगा, अटैच करेगा तब जाकर के फिर वो न्यूरल सिस्टम से तुम्हारा क्या बोलते हैं सिग्नल भी आया हुआ रहेगा, और सिग्नल आने की वजह से फिर इसको ये खींचेगा, खींचेगा तो फिर तुम्हारा मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर, क्लियर। देखो 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं मैं सेम प्रोसेस, आखिरी खत्म होता तक कल ये मसल्स का टॉपिक याद हो जाना चाहिए। आ रहा समझ में? पूरा याद हो जाना चाहिए। चलो तो ये हो जाएंगे इतना तुम्हारे डिटेलिंग 3 टाइप के प्रोटीन्स को लेकर के, जिससे कि तुम्हारा ये तीनों मिलकर के बनाएंगे क्या चीज? तीनों मिलकर के बनाएंगे थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट, जल्दी छापो, फिर थिन मायोफिलामेंट का एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जल्दी छापो जल्दी। डन, गुड। अब थिन मायोफिलामेंट का एक स्ट्रक्चर देख लो कि ये एक्चुअली में दिखता कैसे है। हालांकि तुमको तो वहीं पे समझ में आ चुका रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कॉपी में नीचे में बना लेना उसको। क्लियर। इसके नीचे में एक बना लेना डायग्राम और देखो ये इस टाइप से लपेटाया हुआ रहेगा। ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। छोटे छोटे गोले बनाएंगे भाई, इतना इतना खतरनाक थोड़ी आएगा। वेट, बेसिकली हम लोग को समझना है। बस 3 ही बनाओ, बहुत ज्यादा है, इतने से काम चल जाएगा। एक ही डायग्राम लो, क्योंकि इसमें एक तो थिकनेस पेंसिल का बहुत कम है, इसके वजह से ये डायग्राम ठीक से ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इसको यहीं पे ड्रॉ करो ऐसे ही। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। चलो एक गोला आ जाएगा यहाँ पे, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं टीपीटी। एक गोला आ जाएगा यहाँ पे, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं टीपीआई। और एक गोला आ जाएगा यहाँ पे, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं टीपीसी। दिखा? दिखा? तो एक गोला जो तुम्हारे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है उसका अटैचमेंट वहां पे हो गया। दूसरा गोला जो है तुम्हारे ये ब्लू कलर वाले रीजन को ये कवर किया हुआ है, दिख रहा होगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये ब्लू वाले कलर वाले रीजन को इसने ब्लॉक किया हुआ है, तो यही तुम्हारा एक्टिव साइट था। और ये जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन को
क्या बोलते हैं, स्टोर करने वाला ट्रोपोमायोसिन हो जाएगा। क्लियर। अब जब यहाँ पे कैल्शियम आयन आता है, अब जब यहाँ पे कैल्शियम आयन आता है, Ca++ जैसे आया, तब के केस में यही स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा कैसे बनेगा, ध्यान देना। जैसे ही कैल्शियम आयन आएगा, ये तुम्हारे इस वाले पार्ट को ये ऊपर कर देगा, सरका दिया ऊपर। ये ऊपर सरका दिया तो एंटायर ट्रोपोमायोसिन और साथ ही साथ में ट्रोपोनिन जो रहते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं कहां से, एक्टिव साइट से। जैसे ही कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आने के बाद जो तुम्हारा कैल्शियम बाइंड होता है टीपीसी के रीजन में, टीपीसी में जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है, एंटायर ट्रोपोमायोसिन शिफ्टेड फ्रॉम कहां से, ये तुम्हारे एक्टिव साइट से। क्लियर। एंड एक्टिव साइट गेट एक्सपोज्ड। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, मास्क्ड एक्टिव साइट ये हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है तुम्हारा एक्सपोज्ड एक्टिव साइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड एक्टिव साइट। आ गया समझ में। ठीक है, बस ये था तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ थिन मायोफिलामेंट। देख रहे हो, थिन मायोफिलामेंट हम लोगों ने पिछले वाले में बस एक लाइन खींच दिया है, जबकि वो लाइन है नहीं। एक तो ये गोले गोले आएंगे, इसमें से ये अलग, वो भी तुम्हारे 2 लेयर में है, ऐसे लपेटाए रहते हैं, पूरा बन ही नहीं रहा तो क्या करें उसको। क्लियर। जिससे बन रहा होगा कॉपी में वो ड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ पे उसको मैं डिजाइन बनाने बैठूंगा तो और आधा पौना घंटा उसी में निकल जाएगा। एक तो थिकनेस भी कम है पेंसिल का, तो इतना दिमाग में बिठाओ, तो समझ में तो आ चुका रहेगा ना भाई ये। क्लियर। तो गोले गोले जो आए रहेंगे, ये तुम्हारा एफ एक्टिन, इसमें जो स्ट्राइप बन करके आया हुआ ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन से तुम्हारा ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ रहता है। ट्रोपोनिन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइमेरिक प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें से तुम्हारे 3 अलग अलग पार्ट्स रहने वाले होते हैं, और सभी का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या किसको किसको बोला जा रहा है। आ गया ये समझ में। ठीक है, चलो भाई इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर सेशन एंड किया जाएगा आज। जल्दी इसको नोट डाउन कर लो आज। ठीक, कल हम लोग देखेंगे थिक मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर बाकी मसल्स वाला पार्ट कल कंप्लीट हो जाएगा। इवन तुम्हारा बोन का भी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो।